हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अनाया को इस तरह से देखकर कबीर शांत होकर बस उसके हाथों को देख रहा था। तभी अनाया ने कबीर के पास आकर उसे गले लगा लिया। कबीर ने अपनी बहन को देखा और फिर खुद भी उसे गले लगाया। कबीर के गले लगते ही अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत कबीर को कसकर गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाई मुझसे बिना मिले आप यहाँ से जा रहे थे, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? अनाया की बातों को सुनकर कबीर ने उसे खुद से दूर किया और फिर उसके सर पर हाथ रख कर कहने लगा, भला मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकता हूँ? और वैसे भी इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो किसी और की है। बस वह इंसान खुद की गलती को मानना नहीं चाहता। कबीर की बातों को सुनकर अनाया सोहेल को देखने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कबीर सोहेल को ताना मार रहा है। यह सोचकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, भाई यह सब जो हो रहा है ना, वो शायद आपकी वजह से हो रहा है। मुझे इशिता ने सब सच बता दिया था। मुझे अगर उसी वक्त पता चल जाता कि आपने इशिता को ज़बरदस्ती पकड़ कर शादी की है, तो मैं कभी भी ऐसा होने नहीं देती। मैं तो बस चाहती थी कि मेरी दोस्त को एक परिवार मिले और आपको एक ऐसी लड़की मिले जो हमेशा आपके साथ रहे, चाहे चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मुझे वो सारी खूबियों में ही इशिता नज़र आती थी। और देखिए, आज आप सबसे पहले सिर्फ इशिता के बारे में सोचते हैं। अनाया की बातों को सुनकर कबीर उसे देखने लगता है। तभी सोहेल अनाया के पास आकर शांत होकर कहता है, देखो अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक अपने घर में देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है तो तुम अब उसके साथ जा सकती हो। सोहेल की बात सुनते ही अनाया की आंखें छोटी हो गई। वो कबीर को तो बस इसी दिन का इंतजार था। उसने तुरंत अनाया के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे देखने लगा। चलो अनाया, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात शादी की, तो यह शादी भी तोड़ कर रहूँगा। यह कहते हुए कबीर ने अपने दूसरे हाथों से इशिता का हाथ पकड़ा और फिर उसे वहाँ से ले जाने लगा। पर तभी अनाया कबीर का हाथ छोड़कर उससे दूर होकर कहती है, नहीं भाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अनाया की बातों को सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं इशिता और सोहेल भी यह देखकर हैरान थे। इशिता यह जानती थी कि अनाया सोहेल को नहीं करती, लेकिन ताज्जुब की बात है तो यह कि नापसंद करने के बाद भी वह यहाँ रहना चाहती थी, जबकि सोहेल तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। वहीं सोहेल गुस्से में अनाया को देखकर कहता है, क्यों अब तुम्हें याद रहना है? अब मैं कहता था तब तो तुम रहना नहीं चाहती थी, और अभी जब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तब यहाँ रहना चाहती हो। देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ रहना पसंद करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं। सोहेल की बातों को सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करके उसे देख रही थी। तभी इस बीच में अनाया की नज़र अंजलि पर चली गई, जो उबासी लेते हुए बाहर निकल रही थी। अंजलि को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है। जैसे ही वह नीचे आई, उसकी नज़र सबसे पहले सोहेल और कबीर पर चली गई। अंजलि कबीर को जानती तो नहीं थी, ऐसे में उसे लगा शायद वह कोई सोहेल का दोस्त होगा, इसलिए वह चुपचाप वहाँ आकर उन सब की बातों को सुन रही थी। अंजलि को देखते ही अनाया ने कबीर के पास आकर तुरंत उसके कान में ऐसा कुछ कहा, जिससे सुनते ही कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत इशिता का हाथ पकड़ के अनाया से कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन याद रखना, अब तुम दोबारा मेरे घर नहीं आ सकती। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका था। अब तुम चाह कर भी मेरे घर आना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। इतना कहकर कबीर इशिता को असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला गया। कबीर के जाते ही सोहेल गुस्से में अनाया के पास आकर उसके बाद, जब तक मेरे यहाँ रहोगी तब तक मुझे अपनी बहन मिल जाती। अब आज मुझे सब कुछ मिल गया है। भले ही मेरी बहन कबीर के घर पर रहती है, लेकिन वहाँ अगर वो खुश है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम यहाँ से जा सकती हो और कल तक तुम्हें तलाक के पेपर भी मिल जाएंगे। सोहेल की बात सुनकर अनाया गुस्से में उससे दूर होकर कहती है, ओ हेलो मिस्टर, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम क्या कोई राजा हो जो मैं तुम्हारी बात सुनती रहूँगी? एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया है, और जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर देती हूँ तब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगी। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? मैं कोई खिलौना हूँ
जो जब मन किया ले आए और जब मन किया बाहर फेंक दिया। याद रखना, अभी भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तलाक देने के बारे में सोचना भी मत, वरना मेरे भी हाथ है। मेरा मन है, मन हुआ ना तो उसी हाथ से वह कागज़ फाड़कर मैं तुम्हारे मुँह पर फेंक दूँगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी इंसल्ट ना करूँ, तो ऐसी हरकत दोबारा मत करना। बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले। मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहिए। सोहेल के पास आकर कहती है, यह सब क्या हो रहा है? सोहेल, यह कौन कौन थे? और अनाया तुमसे ऐसी बात क्यों कर रही थी? क्या उसमें तमीज़ नहीं है? तुम इतने बड़े आदमी हो और वह तुम्हारे सामने इतना चिल्ला रही है। क्या उसे यह सब तुमने सिखाया है? तुमने देखा कैसे वो बदतमीज़ी से तुमसे बात करके चली गई। अंजलि की बातों को सुनकर सोहेल गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। मुझे भी लग रहा है कि यह लड़की कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी है। मैंने इसे रहने के लिए घर क्या दे दिया। यह खुद को महारानी समझती है। लगता है इसे अब उसकी औकात दिखानी ही होगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सोहेल की बातों को सुनकर अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी इन जैसी लड़कियों को तुम्हारे जैसे इंसान के लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए। इसकी औकात नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। खैर तुम खुद ऐसे ही रहना, कोई तुम्हें धोखा भी नहीं देगा। यह कहकर अंजलि ने मुस्कुराकर एक नज़र सोहेल को देखी और फिर वहाँ से चली गई। इधर कबीर इशिता को लेकर घर आ गया। कबीर कमरे में अपने कपड़े बदल रहा था तो वही इशिता बेड पर बैठकर कबीर को ही देख रही थी। जब कबीर ने देखा कि इशिता उसे देख रही है तब वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या है? जब से आई हो तब से देखे जा रही हो। अगर कोई सवाल करना है तो जल्दी करो। कबीर की बातों को सुनकर इशिता उठकर उसके पास आकर कहने लगती है, अनाया ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद आपने उसे वहीं छोड़ दिया, जबकि आप उसे यहाँ पर लाने की जिद करते थे? इशिता की बात को सुनकर अचानक से कबीर को अनाया की कही बात याद आई। वह तुरंत इशिता को देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाया अब खुद यहाँ नहीं आना चाहती है तो मैं उसे यहाँ लाने वाला कौन हूँ? उसने पहले ही यहाँ आने से इनकार कर दिया। शायद उसे अब वहाँ रहना अच्छा लगता है और अगर वह यहाँ रहना ही चाहती है तो मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा। और रही बात तो उसने मुझे क्या कहा, तो उसने मुझे भी कहा, वह जानकर तुम क्या ही करोगी? तुम जाकर आराम करो। मैं नौकर से कहकर तुम्हारे लिए कुछ बनवा कर भेजता हूँ। यह कहकर कबीर चुपचाप अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। कबीर के जाते ही इशिता सोच में पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी अनाया ने ज़रूर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कबीर इतनी जल्दी उसकी बात मान गया, जबकि कबीर खुद किसी हालत में अनाया को घर ले आना चाहता था। जब कबीर कपड़े बदल कर वापस कमरे में आया तो उसने देखा इशिता अभी भी किसी ख्यालों में खोई हुई थी। यह देखकर तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। कबीर ने दरवाज़ा खोला तो वह नौकर खाना प्लेट में लेकर आया हुआ था। कबीर ने नौकर के हाथों से खाना लिया और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके इशिता के पास आ गया। इशिता अभी भी चुपचाप वहीं कहीं खोई हुई थी। कबीर इशिता का हाथ पकड़ के एक तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाकर खाना खाने के लिए जैसे ही प्लेट पकड़ी, तभी उसने देखा कि उसके हाथों पर पट्टी लगी हुई है और वह मायूसी भरे चेहरे के साथ कबीर को देखने लगी। कबीर भी इशिता की मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर पिघल चुका था। हालांकि कहीं न कहीं सोहेल की वजह से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब वह बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। वह तुरंत इशिता का हाथ दूर करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। इशिता को खाना खिलाने के बाद वह टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ कर रहा था कि तभी इशिता कबीर को देखते हुए कहती है, एलेक्स कहाँ है? आपने कहा था कि वह घर पहुंच गया होगा और इतना समय हो चुका, लेकिन मुझे एलेक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इशिता की बातों को सुनकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, एलेक्स गार्डन में है। अभी डॉक्टर ने 2 दिन तक उसे चलने से मना किया है। 2 दिन बाद वह खुद उठकर तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मिलना है तो तुम सुबह जाकर मिल लेना। अभी जाकर आराम करो, वैसे भी कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। यह कहकर कबीर इशिता की दूसरी तरफ जाकर सोने लगा। तभी इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, कल मेरा कॉलेज नहीं है। मेरे कहने का मतलब कल मेरी क्लास की छुट्टी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आगे की तैयारी हमें घर से करनी है, यानी कि हमें रिवीजन करना है। तो कल मेरी छुट्टी है। इशिता की बातों को सुनकर कबीर उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, यह तो और भी अच्छी बात है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम छुट्टी के दिन मस्ती करोगी। चुपचाप पढ़ाई करना। मैं भले ही घर पर नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर ही रहेगी।
और अगर इस बार तुम एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपने गंदा कॉलेज में भेज दूंगा कि तुम खुद भी नहीं सोच पाओगी। यह कहते कहते अचानक से कबीर की नज़र इशिता के होठों पर चली गई, जहाँ पर हल्की सी सॉस लगी हुई थी। यह देखकर अचानक उसे कुछ याद आया और वह तुरंत बेड पर बैठते हुए कहता, 1 मिनट में यह भूल कैसे गया? मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी कि तुम हर रात और दिन मुझे किस करोगी, और तुमने इसका फ़ायदा उठाकर मुझे याद भी नहीं दिलाया। मतलब तुमने जानबूझकर मुझे याद नहीं दिलाया क्योंकि तुम मुझे किस करना नहीं चाहती थी। ठीक है, लगता है तुम्हें दूसरी पनिशमेंट लेने का इंतज़ार है, तभी तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। तुम रुक जाओ, एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, फिर से तुम्हें बताता हूँ। इशिता आई कबीर से मिलने। कबीर की बातों को सुनकर इशिता हैरानी से उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कबीर को अचानक से यह बात याद आ जाएगी, जबकि उसे हर रात यह बात याद आती थी और वह जानबूझकर कबीर को यही बताती थी क्योंकि वह जानती थी, अगर कबीर को ज़रा सा भी ख़्याल आ गया ना तो वह उसे बहुत परेशान करेगा, यहाँ तक कि वो और ज़्यादा पनिशमेंट देने की बात करेगा। इशिता को घबराते हुए देखकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, फिलहाल के लिए सो जाओ। इतना कहकर कबीर ने अपने बेड के बगल वाले टेबल पर रखी हुई डिम लाइट को ऑफ करके अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर को सोते हुए देखकर इशिता ने एक चैन की सांस ली और फिर खुद भी लेट गई। अगले दिन सुबह का समय, मित्तल मैंसन। अनाया घर के कपड़े पहनकर नीचे आई तो उसने देखा टेबल पर पहले ही सोहेल और अंजलि बैठकर नाश्ता कर रहे थे। साथ ही वह दोनों हंसते हुए बात भी कर रहे थे। उन दोनों को देखते ही अनाया मुंह बनाकर अपनी जगह जाकर बैठ गई। वहीं अंजलि अनन्या के बगल में बैठी हुई थी। उसने अनाया को देखा और तो फिर मुस्कुराते हुए मन में ही कहने लगी, चलो अच्छा हुआ सही समय पर आई हो। कल तुमने सोहेल को धमकी दी थी ना, आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यह कहते हुए अंजलि ने अनाया के पास रखे हुए बाउल को देखा। उसमें गर्मा गर्म सूप रखा हुआ था। अनाया की नज़र सोहेल पर थी, वहीं सोहेल की नज़र अंजलि पर थी। अनाया ने जब देखा कैसे सोहेल उसे न देखकर अंजलि को देख रहा था, तब वह गुस्से में नाश्ते की प्लेट लेकर उसमें नाश्ता रखने लगी। हालांकि वह इस समय गुस्से में थी, इसलिए नाश्ता रखते हुए भी हर एक सामान को वह फेंक फेंक कर रख रही थी। आगे बैठे सोहेल ने जब यह देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं अनाया मुंह बनाकर सोहेल को देख रही थी। इस बीच में उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गर्मा गर्म सूप को उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह सूप के बाउल को पकड़ पाती तभी सोहेल जल्दी से उसके हाथों को से सूप का बाउल लेने बात पर फर्क नहीं पड़ा। वह बस अनाया को देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ था? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस बाउल में गर्म सूप रखा हुआ है? अगर अभी तुम्हारे हाथ जल जाते तो बेवकूफ़ हो क्या? सोहेल की बात को सुनकर अनाया और अंजलि हैरानी से उसे देख रही थी क्योंकि गर्मा गर्म सूप सोहेल के हाथ पर गिरा था और वह अनाया की फिक्र कर रहा था। अनाया जल्दी से अपनी जगह से उठकर सोहेल के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, गर्मा गर्म सूप तुम्हारे ऊपर गिरा है और चिल्लाकर मुझ पर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे हाथ पर कितनी चोट लगी हुई है? रुको, मैं इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह कहते हुए अनाया वहाँ से जाने लगी। तभी सोहेल उसे रोकते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, जाकर चुपचाप नाश्ता करो, वैसे भी तुम्हें कॉलेज भी जाना है। सोहेल की बात सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, आज मेरा कॉलेज बंद है। इनफैक्ट आज मैं कॉलेज एग्ज़ाम देने के बाद जाऊंगी क्योंकि प्रिंसिपल सर ने हमें घर में रहकर रिवीजन करने के को कहा है, और तुम ज़्यादा एडवांस मत बनो, चुपचाप यहीं बैठे रहो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। यह कहकर अनाया गुस्से में वहाँ से चली गई। अनाया के जाते ही अंजलि परेशान होकर मन ही मन कहती है, यह क्या हो रहा गया? मैंने तो गर्म सूप उसके लिए रखा था, लेकिन सोहेल को क्या ज़रूरत थी उसकी मदद करने की? अभी इसकी जगह उस लड़की का हाथ जल रहा होता। यह सोचकर अंजलि सोहेल से कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हारा हाथ ज़्यादा जल रहा है? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारे हाथ का चेकअप भी हो जाएगा। देखो, मुझसे तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जाता। अंजलि की बातों को सुनकर सोहेल अपने हाथों को बार बार झटकते हुए कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी जलन हो रही है। लेकिन शुक्र है कि यह सूप अनाया के हाथों पर नहीं गिरा, वरना न जाने उसे कितना ज़्यादा दर्द महसूस होता। और मैं उसे जानता हूँ, दर्द होता तब भी वो मुझे नहीं बताती, बहुत ज़्यादा नकचड़ी लड़की है।
सोहेल की बातों को सुनकर अंजलि आंखें छोटी करके कहती है, तो तुम्हें फिक्र उसकी हो रही है। अंजलि ने इतना ही कहा था कि तभी अनाया मेडिकल बॉक्स लेकर टेबल के पास आई और सोहेल के हाथों में क्रीम लगाते हुए अंजलि के सवालों का जवाब देते हुए कहने लगती है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ और उससे मेरी फ़िक्र होगी, जैसे मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक़्त हस्बैंड वाइफ़ को अकेला छोड़ देना चाहिए? अनाया की बातों को सुनकर अंजलि हैरानी से कहती है, यह क्या बोल रही हो तुम? अनाया, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मतलब कभी भी मैंने सोहेल को किसी की फ़िक्र करते हुए नहीं देखा था। सोहेल सिर्फ मेरी फ़िक्र किया करता था। हम जब साथ में पढ़ाई करते थे या फिर कहीं घूमने जाते थे तो उसे मेरी बहुत फ़िक्र होती थी। वही आज मैं देख रही हूँ कि वह मुझे छोड़कर तुम्हारी फ़िक्र कर रहा है, तो थोड़ी हैरानी हो रही है। मुझे गलत मत समझना, मेरा बस यही मतलब था। अंजलि की बातों को सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम्हारा यह मतलब था। मुझे तो लगा था तुम मेरे पति से प्यार करती हो, इसलिए हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहती हो। लेकिन अच्छा नहीं है, तुम अभी भी मेरे पति की दोस्त हो, मानती हो। वैसे तुम अपना नाश्ता करो ना, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? मेरा मतलब तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? जब मैं यहाँ देख रही हूँ तुम बस घर में बैठी रहती हो। अनाया को इस तरह से अंजलि से बात करते हुए देख सोहेल को भी बड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वह अनाया के एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे उससे यह पता चल रहा था कि कैसे अनाया अंजलि से नफ़रत कर रही है। यह सोचकर वह अंजलि से कहता है, अंजलि, अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने कहा था कि तुम बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ पर काम करने आई हो, लेकिन तुमने बताया ही नहीं तुम कौन सी कंपनी के साथ काम करने वाली हो। सोहेल की बातों को सुनकर अंजलि हंसते हुए कहती है, बातों बातों में तुम्हें बताना भूल गई। वैसे अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है। 2-3 कंपनी मुझे ऑफ़र दे रही है, पर मैं एक बार उन दोनों कंपनी में के बारे में पता करूँगी जिसमें मुझे ऑफ़र पसंद आएगा, मैं तुम्हें बता दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ। यह कहकर अंजलि गुस्से में अनाया को देखकर बिना नाश्ता किए वहाँ से चली गई। अंजलि के जाते ही सोहेल अपनी आँखें छोटी करके अनाया से कहता है, क्या था यह? मतलब यह क्या था? तुम करना क्या चाहती हो? तुम दिखाना क्या चाहती हो? सोहेल की बातों को सुनकर अनाया उसके हाथों पर पट्टी लगाकर वापस अपनी जगह पर बैठते नाश्ता करने लगी। जब सोहेल ने देखा ऐसे अनाया उसे इग्नोर कर रही है तो वह गुस्से में अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर वहाँ से चला गया। जब घर से नौकर ने देखा जबकि ऐसे सोहेल बिना नाश्ता किए वहाँ से चला गया, तब वह नौकर परेशान भरी आवाज़ में अनाया से कहता है, सर ने नाश्ता नहीं किया है और ऐसे में सर बिना नाश्ता किए जा रहे हैं, उन्हें तो दवाई भी खानी है ना। नौकर की बात सुनकर अनाया ने सोहेल की प्लेट को देखा और फिर वो अपनी नाश्ता ख़त्म करके नौकर के पास आकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सर को नाश्ता करवा दूंगी। इतना कहकर वह चुपचाप किचन में चली गई। इधर दूसरी तरफ आज इशिता को कबीर के ऑफिस जाना था। यह पहली बार था जब इशिता कबीर के ऑफिस जाने वाली थी। वह कबीर के लिए खाना टिफिन में पैक कर रही थी। तभी जानकी खन्ना इशिता के पास आकर कहती है, क्या टिफिन में पैक हो गया? चलो, यह तो बहुत अच्छा है। अब तुम जाओ जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाओ, वैसे भी कबीर को पता नहीं तुम आने वाली हो। जानकी खन्ना की बात सुनकर इशिता कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन दादी आप मुझे भेज क्यों रही हैं? वैसे भी तो यह खाना नौकर ले जाता था ना, तो फिर आज मैं क्यों जाऊं? इशिता की बात सुनकर जानकी खन्ना हंसते हुए कहती है, अरे बेवकूफ़ लड़की, कम से कम कोई बहाना बनाकर पति से मिलने जाया करो। तुम्हारा पति ऑफिस में काम करता रहता है, क्या पता वो तुम्हारा इंतज़ार भी करता होगा। लेकिन मेरी बातें छोड़ो, तुम जल्दी से निकलो, वैसे भी खाने का समय होने वाला है। इतना कहकर जानकी खन्ना वहाँ से चली गई। जानकी खन्ना के जाते ही इशिता टिफिन हुआ था जिसमें अनाया ने लिखा था, मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ मेरी एक मदद कर दो। मैंने आज एक किचन में जाकर खाना नहीं बनाया है, लेकिन आज मुझे खाना बनाना है, वो भी तुम्हारे भाई के लिए। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो उनके लिए क्या बना सकती हूँ? अनाया के मैसेज को पढ़कर इशिता अपना फ़ोन नीचे गिराने वाली थी, लेकिन जल्दी से ही वो अपने फ़ोन को संभाल कर गाड़ी में जाकर बैठी और फिर अनाया को कॉल कर दिया। अनाया ने तुरंत इशिता का फ़ोन उठाया तो इशिता हैरानी से कहती है, क्या कहा तुमने? तुम खाना बना रही हो, लेकिन क्यों? घर में नौकर नहीं है क्या? मेरा मतलब, क्या भाई ने तुम्हें पनिशमेंट दी है? इशिता की बातों को सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई मुझे पनिशमेंट देगा? उसकी इतनी औकात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसलिए खाना मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे भूखा रहना पड़े।
तुम मुझे रिकॉर्डिंग करके रेसिपी बता दो, मैं बना दूंगी। अभी मैं किचन में ही हूँ। इतना कहकर अनाया ने फ़ोन कट कर दिया। अनाया के फ़ोन रखते ही इशिता ने रिकॉर्डिंग करके कुछ खाने की रेसिपी अनाया को भेज दी और फिर ऑफिस आने जाने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में जैसे ही इशिता कबीर के ऑफिस पहुंची, वह पूरे खन्ना कंपनी के बिल्डिंग को देखने लगी। इतनी ऊंची बिल्डिंग को देखते ही इशिता को गर्दन में दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत चुपचाप टिफिन का बैग लिए ऑफिस के अंदर गई। ऑफिस के अंदर आते ही इशिता की नज़र सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट पर गई, जो लैपटॉप पर काम कर रही थी। इशिता उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती, मुझे कबीर से मिलना है। वह इस समय कहाँ होंगे? इशिता के मुंह से कबीर का नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरानी से इशिता को देख रही थी, क्योंकि वह पहली बार था कि कोई आकर कबीर को उसके नाम से बुला रहा था, वरना हर इंसान कबीर को सर या फिर बॉस कहकर बुलाता है। उस रिसेप्शनिस्ट ने इशिता को ऊपर से नीचे देखा और फिर अपनी आंखें छोटी करके कहने लगी, कबीर सर से क्या आपके पास उनसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तभी आप हमारे बॉस से मिल सकती हैं, अदरवाइज आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ बैठकर इंतज़ार कीजिए।